नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले टॉपिक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के अंदर हमने प्रतिबिंब निर्माण व उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़े थे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित जितना भी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, फिर समतल दर्पण में परावर्तन पढ़ा, फिर गोलीय दर्पण में परावर्तन पढ़ा, और उसमें अलग अलग जो इमेजेस है वो कैसे बनती हैं वो हमने देखी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि परावर्तन का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो कभी आपने सुनी नहीं, उनका आपको विस्तार से अध्ययन करने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व कमेंट करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की कि अपवर्तन क्या है, इनके लिए क्या आवश्यक शर्त होती है, इनकी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इनके कौन से नियम होते हैं, इनका कैसे उपयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसे आप समझिए। जैसे मैं ये एक पृथककारी पृष्ठ ले लेता हूं, पृथककारी पृष्ठ, और मेरे पास ऊपर एक माध्यम है वायु, जो विरल माध्यम है। मैं ऐसे मानूं कि इसका अपवर्तनांक है वो U1 है, और नीचे का जो माध्यम है वो है जल, ये संघन है, और इसका अपवर्तनांक क्या है μ2। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं μ2 ग्रेटर देन क्या हो μ1। बात करेंगे μ2 ग्रेटर देन μ1 कैसे हुआ। इससे पहले आप देखिए, ये ऊपर वाला माध्यम है, ये वायु है, और नीचे वाला माध्यम जल है, और ये एक पृथककारी पृष्ठ है, तो दोनों माध्यम को क्या करते हैं, अलग करते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल लेता हूं, ये हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। जैसे मैंने ये विलंब बना दिया। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी समांगी माध्यम से चलकर, एक पारदर्शी समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब ये आपतित किरण, आपतित किरण।
अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण। ये अपवर्तित किरण में की परावर्तित किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तन की घटना में ये किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण। ये तो आपतन कोण, सॉरी, ये तो आपतन कोण, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। जैसे परावर्तन में ये परावर्तन कोण होता था। यानी इसे आप समझिए कि अपवर्तन हुआ कैसे। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम, पहला माध्यम क्या है? वायु है। एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम जल में प्रवेश करती है। जैसे इस पॉइंट से ये इस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। कहने का मतलब इसकी मूल दिशा क्या थी? ये इसकी मूल दिशा है। क्या है? मूल दिशा। और अगर मूल दिशा में ना जाकर नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण का अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हमें देखने वाली बात यह है कि कब तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, इस अभिलंब की ओर झुकेगी, और कब इस अभिलंब से दूर जाएगी। तो फिर ये विद्यार्थियों दो माध्यम होते हैं, एक तो संघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। संघन माध्यम और विरल माध्यम। माध्यम के बारे में जानते हैं कि वह माध्यम जिसमें कण, माध्यम के कण एक दूसरे के पास पास हो वह संघन माध्यम कहलाता है, और जिसमें कण दूर दूर हो वह विरल माध्यम कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वायु है वो विरल माध्यम है, क्योंकि वायु के जो माध्यम के जो कण हैं वो जल की तुलना में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और जल और कांच की बात करूं तो जल विरल हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा, क्योंकि कांच में कण क्या होते हैं? जल की तुलना में पास पास होते हैं। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं कि संघन माध्यम वो है जिसमें कण क्या हो? पास पास हो, और विरल माध्यम वो है जिसमें कण क्या हो? दूर दूर। यदि प्रकाश की किरण विरल से संघन में आती है, किससे किसमें? विरल से संघन में। यानी मैं ऐसे बोलूं विरल से किस में जाती है? संघन में जाती है। यानी दूर दूर कणों वाले माध्यम से पास पास कणों वाले माध्यम में जाती है। तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। और यदि संघन से विरल में जाती है, संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि प्रकाश की किरण विरल से संघन में जा रही है, यानी ये मेरे पास विरल माध्यम है वायु जिसका अपवर्तनांक μ1 है, इससे प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम जल जिसका अपवर्तनांक μ2 है इसमें प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी अगर ये नहीं झुकती तो सीधी ऐसे निकल जाती, मूल दिशा ये इसकी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब सीधा सा है कि प्रकाश का वेग कम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का वेग कम हो जाता है। यानी विरल से संघन में जाती है तो इस वाली स्थिति के अंदर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वाली स्थिति के अंदर वेग बढ़ जाता है। याद रखना है, कहने का मतलब कि जहां माध्यम संघन होगा, जैसे आप समझ सकते हो कि 1000 व्यक्तियों को किसी एक कमरे के अंदर
घुसेड़ दिया जाए और फिर उस कमरे के अंदर से किसी को भागने के लिए बोला जाए तो वो आसानी से भाग नहीं पाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि उसका प्रतिरोध बढ़ गया है, आसानी से भाग नहीं पाता है, यानी वेग कम हो गया। और वही व्यक्ति उतने ही आकार के एक दूसरे कमरे में जिसमें 200 व्यक्ति थे उसमें से भाग के आता है तो उनका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं जिस माध्यम में कण पास पास हो उसमें प्रकाश का वेग कम होता है और जिस माध्यम में कण दूर दूर हो उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करते ही किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जिस माध्यम में कण दूर दूर हो यानी विरल माध्यम में यदि कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से इस घटना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है और अपवर्तन की घटना क्या है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी प्रत्यकारी पृष्ठ पर, किसकी प्रत्यकारी पृष्ठ, दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली प्रत्यकारी पृष्ठ पर अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मूल दिशा से विचलित होने का मतलब या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब अपनी जो वास्तविक दिशा थी वो उसमें नहीं जाती है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के अंदर कि अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे परावर्तन में हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, वैसे इसमें भी पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे उसके अंदर परावर्तन में हमने बेहद इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बने थे वो हमने हल किए थे। वैसे इसके अंदर भी द्वितीय नियम होता है, यानी पहला रूल तो ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है वो इसका बेहद इंपॉर्टेंट रूल है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम देखिए दोस्तों, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम ये है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट। मतलब सीधा सा है कि साइन आई बाई साइन आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2। अर्थात ये क्या हुआ, साइन आई बाई साइन आर, ये क्यों कांस्टेंट हुआ, क्यों इसे कांस्टेंट बोला गया और आखिर ये फॉर्मूला कैसे निकला। स्नेल नामक जो वैज्ञानिक थे वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे ये कोई पृथककारी पृष्ठ है जो दो माध्यमों को क्या कर रही है, पृथक कर रही है, और इसके अंदर में ये अभिलंब n1 और ये अभिलंब n2 दो ले लेता हूं, n1 और n2 दो अभिलंब है मेरे पास। पहली प्रकाश की किरण किसी कोण पर मैं मान लूं कि आपतन कोण I1 पर आपतित होती है, ये μ1 माध्यम का अपवर्तनांक है, ये μ2 है, यानी मैं मान लूं कि ये वायु है और ये क्या है, जल। तो प्रकाश की किरण विरल से संघन जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये विरल की ओर झुक।
और ये क्या हो गया R1। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। मैं ऐसे ही माध्यम मेरा सेम है, वायु है, और यहाँ पे क्या है, जल। मैं कोई दूसरी प्रकाश की किरण आपतन कोण I2 पर आपतित करता हूँ, आपतन कोण I2 पर आपतित करता हूँ, तो ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, R2। तो स्नेल ये बात कहता है कि यदि माध्यम नहीं बदला जाए, ये वायु है उसको वायु रखा जाए और ये जल है इसको जल रखा जाए, तो इस स्थिति के अंदर आपतन कोण की जा sin I1 बटा अपवर्तन कोण की जा sin R1। आपतन कोण I1 की जा होती है साइन को हिंदी में जा बोला जाता है, कोस को जा बोला जाता है। तो आपतन कोण की जा I1 साइन, यानी आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है। वो नियत कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है sin I2 बटा sin R1। ऐसे ही यदि आगे कोई और लेंगे इसी रेखा के ऊपर, तो sin I3 बटा sin R3। इस प्रकार से सभी बराबर आएंगे, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। यानी इनका जो अनुपात है, कोण बदल रहे हैं। I1 का मान लो 30 डिग्री है, I2 का मान लो 20 डिग्री है, यहाँ पे I2 का मान 20 डिग्री हुआ, यहाँ पे R2 का मान 10 डिग्री है। कोण बदले लेकिन इनका जो अनुपात है वो इनके अनुपात के क्या आता है, बराबर आता है। इसलिए बोला जाता है कि sin I बाय sin R का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यदि माध्यम नहीं बदला जाए, आप अगर यहाँ पे जल के स्थान पे कांच कर दोगे तब गड़बड़ हो सकती है, तब ये बराबर नहीं है। स्नेल कहते हैं कि यदि माध्यम नहीं बदला जाए, दोनों माध्यमों को कांस्टेंट रखा जाए, तो इस स्थिति में आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वैसे ही जैसे ओम के नियम के अंदर प्रतिरोध का मान क्या आता है, प्रतिरोध का मान कांस्टेंट आता है। R बराबर V बटा I से V का मान भी बदलते हैं, I का मान भी बदलते हैं, लेकिन R कांस्टेंट रहता है। वैसे इसके अंदर I का मान भी बदलते हैं, R का मान भी बदलते हैं, लेकिन इनका मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर लिख सकते हैं। ये स्नेल का नियम है दोस्तों। अब इसको मैंने लिख दिया sin I बाई sin R बराबर μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2। अब ये μ2 और μ1 क्या है, इसे आप n1 और n2 भी लिख सकते हो। μ1 और μ2, μ1 है अपवर्तनांक, μ1 है अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक, और μ2 ये भी अपवर्तनांक। दोनों अपवर्तनांक, μ1 वायु का अपवर्तनांक और μ2 जल का अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि 1μ2 पहले के सापेक्ष दूसरे को देखा जाए तो 1μ2 का मान आता है μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1 आता है। तो मैं एक बार आपको ये बताऊं कि अपवर्तनांक का वास्तव में रियल में फॉर्मूला क्या होता है, तो μ का जो फॉर्मूला होता है वो c बटा v होता है। क्या होता है, c बटा v। प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का किसी अन्य माध्यम में वेग, जिसमें c तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मैं ऐसे लिखूं कि μ1 का मान c बटा v1 है और μ2 का मान c बटा v2 है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, sin I बाई sin R बराबर, यहाँ पे μ2 का मान रखो, μ2 का मान c बटा v2 इंटू, और μ1 का मान क्या है, μ1 का मान है c बटा v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 बटा v2। यानी ये स्नेल का नियम हो गया कि sin I बटा sin R का मान μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2। बराबर में ऐसे भी लिख सकता हूं कि λ1 बटा λ2, λ1 बटा λ2, क्योंकि v वेग समानुपाती होता है लैम्डा का। वेग किसके समानुपाती होता है,
लेमडा के समानुपाती होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी आपको आई और आर देकर या V1 देकर V2 पूछ सकता है, V2 देकर V1 पूछ सकता है, लेमडा 1 देकर लेमडा 2 पूछ, यानी कोई 3 राशियां देकर आपको चौथी भौतिक राशि पूछ सकती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्नेल का नियम है, बेहद इंपॉर्टेंट रूल है स्नेल का रूल। स्नेल ने क्या कहा कि कांस्टेंट रहता है, क्यों रहता है, ये मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे आगे और भी ले सकते हो। जैसे कोई एंगल ले लेते हो आप ऐसे, इस प्रकार से आपतित हुई, इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है I3 रेडिया R3 रेडिया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो sin I3 बटा sin R3। इस प्रकार से जितने भी लीजिए, लेकिन आप मात्र मत बदल देना, वाई और जल ही रहना चाहिए। तो आपके मान सदी के मान क्या आएंगे, अनुपात बराबर आता है। इसीलिए इसने बोला कि आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का मान क्या रहता है, कांस्टेंट यानी नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। तो μ1 अपवर्तनांक होता है वायु, और μ2 अपवर्तनांक मैंने माना है जल का। तो अपवर्तनांक हालांकि अलग से पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। तो ये हमारे पास स्नेल का नियम है। अब बात करते हैं कि जो मैंने स्नेल का नियम लिखा है, इसको मैं और कौन से रूप में लिख सकता हूं। जैसे इसका ये जो रूप है, इसको मैं ऐसे लिखूं कि sin I बाई sin R बराबर होता है μ2 बटा μ1। तो अगर इनको ऐसे वज्र गुणा किया जाए तो μ1 sin I बराबर होता है μ2 sin R। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी क्या है, ये भी स्नेल का नियम ही है। यानी μ1 sin I बराबर μ2 sin R। क्या है, सिर्फ वज्र गुणा किया है, सिर्फ क्या किया है, वज्र गुणा किया है। स्नेल का निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है। ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिया मिल सकता है, sin I बटा sin R बराबर μ2 बटा μ1 के स्थान पे चारों ऑप्शन इस प्रकार से भी बना सकता है। तो याद रखना है, सिर्फ क्या किया है, इसको वज्र गुणा किया है। ये तो इसका स्नेल के नियम का बदला हुआ रूप हो गया। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं बात करूं कि अपवर्तन की आवश्यक शर्त, अपवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, कब मानेंगे कि अपवर्तन हुआ है, कब माने कि अपवर्तन हुआ है। तो अपवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, जैसे हमने ऐसे लिया कि ये कोई दो मात्रे में ये एयर है और ये वाटर है, प्रकाश की किरण आती है, ऐसे अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। आपतन कौन है, ये अपवर्तन कौन है। तो आवश्यक शर्त ये कहती है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि अपवर्तन की आवश्यक शर्त है। तो शर्त ये है कि sin I बाई sin R नॉट इक्वल टू 1, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं कि sin I नॉट इक्वल टू sin R। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है कि अपवर्तन तब माना जाता है जब प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और जब विचलित हो जाती है, अगर विचलित होती है तो कोण I और कोण R कभी भी बराबर नहीं होते, क्योंकि अगर विचलित नहीं होती तब सीधी निकल जाती, तो जितना I था उतना ही क्या था, R था। लेकिन विचलित होगी तो अगर I यहाँ पे 50 डिग्री है तो R यहाँ पे 30 डिग्री ही मिलेगा, कम मिलेगा, हो सकता है 35 डिग्री हो सकता है वो 25 डिग्री हो। कहने का मतलब सीधा सा है कि यदि अपवर्तन की घटना हो रही है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि sin
यानी साइन आई का मान नॉट इक्वल टू साइन आर, ये स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि यदि दोनों बराबर हो गए, बराबर होने का मतलब है प्रकाश की किरण क्या निकल गई, सीधी निकल गई। ये अपवर्तन के लिए क्या है, अपवर्तन की आवश्यक शर्त है। अपवर्तन की आवश्यक शर्त के अंदर बोलेंगे कि साइन आई का मान नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन ए आर होना चाहिए। अब मैं जो स्नेल का नियम बताया, 2 नंबर जो नियम था अपवर्तन का, जिसे स्नेल का नियम का नाम दिया गया, वो था साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन और म्यू टू। आप समझ गए क्या है, ये दोनों अपवर्तनांक के अपवर्तनांक, और v1 v2 वेग है, और वेग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। विस्तार से समझेंगे, इनके 5-4 नोट डाल के लिखेंगे कि आखिर परावर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, और स्नेल के नियम का यूज कैसे किया जाता है। और ये हमारे पास स्नेल का नियम था, और आवश्यक शर्त ये थी कि साइन आई नॉट इक्वल टू साइन आर होता है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक एन से दर्शा सकते हैं या म्यू से दर्शा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा वी। फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा वी। प्रकाश का वेग बटा प्रकाश का किसी अन्य माध्यम में वेग, और सी का मान हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात के अंदर फिक्स होता है। और वी जिस माध्यम के सापेक्ष हमें देखना है, उस माध्यम का वेग, प्रकाश का वेग। तो यहां से मैं ये देखा, मैं बोलता हूं कि अपवर्तनांक मात्रक हीन राशि है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आवर्तन क्षमता मैग्निफिकेशन क्या होती है, m बराबर h डैश बटा h होती है। लेस में हम पढ़ेंगे h डैश बटा h, तो यहाँ पे h डैश ऊंचाई मीटर में, h भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये भी क्या होती है, मात्रक हीन राशि होती है, क्योंकि यह एक आनुपातिक भौतिक राशि है। आनुपातिक भौतिक राशि है। वैसे इसका मात्रक भी, सी का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और v का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, मात्रक हीन भौतिक राशि हो जाती है। तो अपवर्तनांक क्या होती है, कि मात्रक हीन भौतिक राशि। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। इसकी निर्भरता क्या है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। मैं ऐसे एक फॉर्मूला लिखूं कि n का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है v के व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के, और समानुपाती होता है डेंसिटी, घनत्व के। यानी ये जो फॉर्मूला है, इससे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जिस माध्यम में वेग कम है, उसका अपवर्तनांक क्या है, जिस माध्यम में वेग, यानी कहने का मतलब ये है कि n समानुपाती होता है d के। जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, v होता है। यानी वेग कम होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और वेग समानुपाती होता है लैम्डा की, क्योंकि v और लैम्डा दोनों समानुपाती होते हैं। इस प्रकार से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अपवर्तनांक कौन से माध्यम का ज्यादा होता है और कौन से का कम होता है, और अपवर्तनांक के साथ तरंगदैर्घ्य और वेग का क्या संबंध है। यानी मतलब ये है इसका कि जैसे ये दो माध्यम है, ये वायु है और ये कांच है। आपको पूछा जाए वायु का अपवर्तनांक μ1 है और कांच का अपवर्तनांक μ2 है, तो कौन सा
सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? μ1 ग्रेटर देन μ2, μ2 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1 और μ1 बराबर μ2 और नन ऑफ दीज। इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन देकर पूछा जाए तो आपको तय करना है कि वायु और कांच में कौन सघन है। तो कांच ज्यादा सघन है, सघन माध्यम होगा, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सघन माध्यम कांच का अपवर्तनांक μ2 है, तो μ2 ग्रेटर देन क्या हो गया? μ1 हो गया। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बात रही कि यदि कांच के अंदर अपवर्तनांक ज्यादा है, क्योंकि कांच संघन माध्यम है, संघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यदि कांच के अंदर अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की किरण का वेग कम होगा या ज्यादा होगा? उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी या ज्यादा होगी? तो उसका सीधा सा संबंध ये कि घनत्व यदि ज्यादा है तो अपवर्तनांक ज्यादा है, और यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग क्या है? कम है, और यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य भी क्या है? कम है, क्योंकि अपवर्तनांक वेग के अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम का वेग कम। उल्टे, इसका ज्यादा है उसका कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कम। तो बात तरंगदैर्घ्य की आई तो जो विबग्योर का फॉर्मूला है, विबग्योर, उसके अकॉर्डिंग ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, विबग्योर बेनिया है पिनाला, क्या होता है? बेनिया है पिनाला, और इस साइड में जाते हैं तो लैम्डा होती है, उसका मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब वोयलेंट है और रेड है। वोयलेंट का लैम्डा सबसे कम, लैम्डा कम, और रेड का लैम्डा ज्यादा। यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। अब बात करते हैं, हमें पूछा है कि कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है या सबसे ज्यादा होता है। तो ये यहां से हम तय कर लेंगे कि नीटा व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है? नीटा व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा के। यानी ये जो अपवर्तनांक है ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से देखिए लैम्डा कम, मैं ऐसे लिखूं एन वोयलेंट बैंगनी कलर, व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा कम, और यहां पे लिखूं एन रेड व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा ज्यादा। अब आप खुद तय कर लीजिए कि कौन से का एन का मान ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा, क्योंकि लैम्डा कम और लैम्डा ज्यादा का मतलब ये है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की बजाय बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की और सबसे कम बैंगनी रंग की। तो सबसे कम होती है, यानी लैम्डा कम है, तो एन बी क्या हो जाएगा? ज्यादा। किससे? एन आर से। एन बी ग्रेटर देन एन आर, यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? लाल रंग के अपवर्तनांक से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा वो आपने समझ लिया कि आप V2R जाते हो तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसकी होती है? R की होती है, और जिसकी लैम्डा ज्यादा होती है फॉर्मूला कहता है जो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जो वेग ज्यादा है, उस माध्यम का, उस कलर का अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है।
अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होता है, और यदि तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य और वेग ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। धन्यवाद। कल हम जो स्नेल का नियम पढ़ा था अगले वीडियो के अंदर, मैं उस स्नेल के नियम के आपको 5-7 महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा कि ये स्नेल का नियम है, इसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है और इससे कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकता है स्नेल के नियम से संबंधित। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।